हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कमल और वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल शेयर मार्केट इनसाइडर में। ये बात एक सबको पता है कि छोटे रिटेलर हैं वही पैसा गवाते हैं शेयर मार्केट में, कभी भी एफआईआई या डीआईआई पैसा नहीं गवाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोटे रिटेलर की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, छोटे रिटेलर को थोड़ा न्यूज़ या फिर जो उनके शेयर के बारे में थोड़ा रिकमेंड कर पाऊँ, उनके थोड़ा पैसे बचा पाऊँ और थोड़ा उनके पैसे कमाने में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, तो ये अच्छा होगा। तो प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को न्यूज़ एंड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं जिस शेयर की बात आप लोगों से करने वाला हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया का शेयर। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे 1000 प्लस सब्सक्राइबर कर दिए बहुत ही कम टाइम में। तो इतना प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से मार्केट कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। एंड देखिए, मार्केट कभी भी एक वे में ना तो ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है। लेकिन जो भी जिनमें पेशेंस नहीं होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं लेकिन उनमें पेशेंस नहीं होता है, वो लोग ऐसे माहौल में एग्ज़िट कर लेते हैं और बाद में दोबारा कभी भी मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि पेशेंस रखें। अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो जो शेयर्स अच्छे हैं वो पहले बहुत महंगे मिल रहे थे, अब वो सस्ते मिल रहे हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को ऐसे टाइम में अच्छे शेयर्स को एवरेज करना चाहिए। तो पेशेंस रखें, मार्केट से बिना बात के एग्ज़िट ना करें एंड अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो ये आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया शेयर की। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी सब्सक्राइबर हमें जानती है कि मैं जिस भी शेयर के बारे में बात करता हूँ, जिस भी शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, तो उसका मैं पूरा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को कंपनी के बारे में पूरा समझ आ सके एंड आप अच्छे से उसके बारे में डिसीजन ले सकें। तो बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक है जो कि 7 सितंबर 1906 को फाउंड हुआ था, 1906 को फाउंड हुआ था। एंड इसके फाउंडर थे मिस्टर राम नारायण। एंड इनका जो हेडक्वार्टर है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। ये एक गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। एंड मार्च 2020 तक बैंक में 49,767 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। बैंक मेनली जो है वो बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराता है रिटेलर को एंड कॉरपोरेट्स कस्टमर को। बैंक फॉरेन एक्सचेंज, एनआरआईज, मर्चेंट बैंकिंग एंड इसके साथ ही कॉरपोरेट्स में वर्क करता है। इसके साथ ही बैंक म्यूचुअल फंड, वर्चुअल कैपिटल एंड बुलियन ट्रेडिंग एंड क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कराता है। तो बैंक मेनली 3 सेगमेंट में वर्क करता है, जो कि है ट्रेजरी ऑपरेशंस, होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन एंड थर्ड जो है वो रिटेल बैंकिंग। तो जिसमें जिनका एंटायर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो भी आता है। इनके जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज़ हैं, मनी मार्केट ऑपरेशंस हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस हैं। बैंक की टोटल ब्रांचेस जो हैं वो 5092 हैं एंड ये पूरी की पूरी इंडिया में फैली हुई है। इसके साथ ही बैंक की जो प्रेजेंस है वो 22 फॉरेन कंट्रीज़ में भी है, जिसमें से कुछ जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टोक्यो में है, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, जर्सी, पेरिस एंड न्यूयॉर्क। ये इनकी कुछ मेन जो इंडिया के बाहर ब्रांचेस हैं वो मैंने आपको बताया है। तो बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इनके जॉइंट वेंचर भी हैं जिसके थ्रू ये अपना बिजनेस उन कंट्रीज़ में करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ इंडिया 7 सितंबर 1906 को फाउंड हुआ था एंड इनके जो फाउंडर थे वो एक एलिमेंट बिजनेस ग्रुप था। ये जो बैंक है ये एक ऑफिस के साथ स्टार्ट हुआ था मुंबई में एंड इनकी जो टोटल कैपिटल थी स्टार्टिंग में वो सिर्फ 50 लाख रुपए थी। और ये बैंक एक ऐसा बैंक था, मतलब इन लोगों ने जो ये इनके जो प्रमोटर थे उन्होंने इस बैंक को ये कह के प्रमोट किया था कि ये जो बैंक है ये इंडिया के हर रिलीजन का बैंक है, इसीलिए इसका नाम बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। मीन्स ये हर रिलीजन का बैंक था। 1921 में बैंक ने एग्रीमेंट किया बीएससी के साथ। जो बीएससी का जो क्लियरिंग होता है वो पूरा बैंक यही बैंक संभालता था, उसको पूरा मैनेज यही बैंक करता था।
उसके बाद 1946 में इंडिया बैंक ने फर्स्ट ये बैंक बना इंडिया का जिसने अपनी ब्रांच जो है वो इंडिया के बाहर ओपन की थी, एंड ये ब्रांच थी लंदन में। इसके बाद 1950 से 1962 तक बैंक ने अपनी ब्रांचेस टोक्यो, सिंगापुर, केनिया, युगांडा, ओडेन, हांगकांग, नाइजीरिया में भी ओपन की। उसके बाद जुलाई 1969 तक बैंक अपना जो था प्राइवेट ओनरशिप के कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद जो है इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया एंड इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास आ गई। 1972 में बैंक ने अपनी युगांडा वाले ब्रांच को बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल कर दिया, एंड 1974 में ये फर्स्ट बैंक बना जिसने अपनी ब्रांच पेरिस यूरोप में ओपन की। एंड इसके बाद 1989 में ये फर्स्ट नेशनलाइज बैंक बना जो कि पूरी तरह से कंप्यूटराइज बिजनेस कर रहा था मुंबई में। उसके बाद 2000 आते आते बैंक ने स्टार कैश मैनेजमेंट सर्विस बनाई जिसके थ्रू चेक्स जो थे वो क्लियर होने का जो प्रोसेस था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि पहले जो चेक थे उनको क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाया करता था। तो ये फर्स्ट बैंक बना जिसने एक सर्विस बनाई जिसके थ्रू जो चेक थे वो उनको क्लियर होने की प्रोसेस जो थी वो काफ़ी फास्ट हो गई। 2002 में इन्होंने गवर्नमेंट को 150 करोड़ पे कर दिया, जिससे गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जो थी वो बैंक में 76.5% से 69.3% हो गई। उसके बाद 2004-2005 में बैंक को बेस्ट बैंक का अवार्ड मिला था IDRBT से, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी से। इसके साथ ही बैंक ने ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस से टाइप भी किया इसी साल, एंड उनके जो इंश्योरेंस थे वो अपने कस्टमर को सेल करने के लिए। उससे इनको क्या बेनिफिट होता था, इन लोगों को रेफरल का फीस मिलती थी और साथ ही इन लोगों को कमीशन मिलती थी। तो इसके साथ ही बैंक ने STII यानी कि सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी टाई अप किया, जिसमें ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेकेंडरी मार्केट में सेल करते थे। अब 2009 में बैंक ने TVS मोटर के साथ टाई अप किया, जो TVS मोटर के कस्टमर थे उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए काफ़ी इजी एंड काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद जो बैंक की जो करंट रेटिंग है वो आप लोगों को आई होप काफ़ी लोगों को पता होगी कि जो फिच है उन्होंने बैंक को BBB- की रेटिंग दी है, एंड DNA जो आउटलुक है वो भी इनका स्टेबल है। इसके साथ ही इनकी जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है वो B+ है। अब थोड़ा मैं आप लोगों को इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उसमें से काफ़ी लोगों को टेक्निकल टर्म्स भी अच्छे से ट्रैक करते हैं। तो इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें सबसे पहले मार्केट कैप आता है, यानी कि बैंक का जो मार्केट कैप है वो 13,798 करोड़ का है। एंड इसका शेयर अभी जो है आप लोग देख सकते हैं कि 39 से 40 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो ये शेयर जो है अभी वो -5.9 की PE पे ट्रेड कर रहा है, एंड इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.36 है। बैंक में 89.1% हिस्सेदारी जो है वो प्रमोटर्स के पास है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है, एंड 0.4% जो हिस्सेदारी है वो म्यूचुअल फंड के पास है, एंड 0.4 ही FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। अब इसके अलावा 5.4% जो हिस्सेदारी है वो बिग इंस्टीट्यूट्स के पास है, और बाकी बची हुई 4.7% ओनली पब्लिक के पास है। लास्ट क्वार्टर यानी कि जून 2020 क्वार्टर में बैंक ने 7,024 करोड़ की कंसोलिडेट इनकम रिकॉर्ड की थी, एंड जो इनका नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स वो 851 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड किया था। बैंक की डिविडेंड यील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो शेयर का जो 52 वीक लो है वो 30 डेज के आसपास है, एंड जो इसका 52 वीक हाई है वो 80 रुपये के आसपास है। तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, हाई से काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड अब आप लोगों के लिए मेन न्यूज़ में आप लोगों के लिए जो इसमें आई है बैंक ऑफ इंडिया के लिए वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसको अपने शेयर होल्डर से 8,000 करोड़ रुपए रेस करने का अप्रूवल मिल गया है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है बैंक के लिए, एंड ये दोबारा बैंक को अच्छे से खड़ा कर सकती है। तो मुझे इस बैंक में यहाँ से काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, और वैसे भी इस टाइम पे PSUs काफ़ी फ्लेवर में चल रहे हैं, तो इस बैंक का फ्यूचर आगे काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे जैसे इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर आते जाएंगे तो इन बैंक्स का फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप लोग चाहें तो इस प्राइस में इस शेयर को में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इफ डिप मिलता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे जा रहा है, तो कोई ना कोई डिप पक्का मिलेगा। तो इफ़ डिप मिलता है तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। मेरा इस बैंक का फर्स्ट टारगेट यहाँ से 55 रुपीज़ का है, एंड सेकंड टारगेट
80 रुपीज़ का होगा। फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इंट्राडे के लिए नहीं है। मेरी जो भी कॉल्स होती हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे होती हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। एंड मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मेरा खुद का ही शेयर में इन्वेस्टमेंट है एंड मैंने अपने क्लाइंट्स को भी सेम रिकमेंडेशन दी है। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। एंड इफ़ आप लोगों के किसी शेयर के लिए कोई क्यूरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऐसी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सिया।